हेलो एवरीवन। आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप व बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है, वह केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम किन किन को शामिल करते हैं, और एक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बहुलक या मोड या भूयष्टक के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, इसके अर्थ, परिभाषा, करैक्टरिस्टिक्स, मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में हम विस्तार से इसमें जानेंगे। और इस क्वेश्चन का पीडीएफ हम पीडीएफ लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोड, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बहुलक, इसका अर्थ और परिभाषाएं। तो हम शुरुआत करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है। देखिए, किसी भी सामाजिक समस्या से संबंधित जब हम शोध का कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें डाटा कलेक्शन करने पड़ते हैं। उस समस्या से संबंधित हमें बहुत सारी सूचना एकत्रित करनी पड़ती है, जो कि हम विभिन्न विधियों जैसे अनुसूची विधि, प्रश्नावली विधि या केस स्टडी विधि, अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि आदि विधियों के माध्यम से हम बहुत सारी सूचनाओं एकत्रित कर लेते हैं। अब सूचना एकत्रित करने मात्र से शोध का कार्य पूरा नहीं हो जाता। उन एकत्रित सूचनाओं को, क्योंकि वो जो सूचना हमारे पास है वो एक सूचनाओं का ढेर मात्र है, उन सूचनाओं को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में करना पड़ता है और उसके पश्चात उनका विश्लेषण करना पड़ता है। तो सूचना एकत्रित करने के पश्चात महत्वपूर्ण कार्य उन सूचनाओं को समानता और विभिन्नता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटकर उनका वर्गीकरण किया जाता है। फिर उनके पश्चात उनका सारणीयन किया जाता है। तालिकाएं और रेखाओं आदि के माध्यम से टेबल बनाकर उनमें उन सूचनाओं को रखा जाता है। अब उसकी सूचनाओं का विश्लेषण जब किया जाएगा तो विश्लेषण के लिए वर्गीकरण और सारणीयन बहुत आवश्यक है। इसके आधार पर हम कोई न कोई निष्कर्ष निकालेंगे। परंतु यदि उन तथ्यों को हमें सरल और बोधगम्य बनाना है तो वर्गीकरण और विश्लेषण के पश्चात हमें एक ऐसा मान ज्ञात करना पड़ेगा जो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करे, और उस मान को, उस मूल्य को हम केंद्र में मानकर अपने शोध कार्य को आगे बढ़ा सकें। और वही मूल्य जिसको हमने केंद्र में माना है, वही औसत, वही माध्य जिसको आधार मानकर हम आगे के अध्ययन के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, वही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। तो हम यहाँ पर अब शुरुआत करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सामाजिक शोध में मात्र विषय से संबंधित तथ्य संकलन करने से शोध कार्य पूरा नहीं हो जाता। संकलित तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात उनसे निष्कर्ष निकालना संभव हो पाता है। विश्लेषण के लिए संकलित तथ्यों का उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण और सारणीय किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें सरल और बोधगम्य बनाने के लिए चित्रों तथा ग्राफों में दिखाया जाता है। अब सारणीयन और वर्गीकरण करने के पश्चात उनको ग्राफ के माध्यम से या चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परंतु चित्रों व ग्राफों को भी तथ्यों का परिशुद्ध अध्ययन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चित्रों व ग्राफों का अध्ययन जब हम करेंगे तो व्यक्ति अपने निरीक्षण के द्वारा या निगाहों के माध्यम से करेगा, और निगाहों या दृष्टिकोण है वो व्यक्ति का अलग अलग होता है। इसीलिए जो शोध का काम है उसके निष्कर्ष भी अलग अलग निकलेंगे, तो इसमें शुद्धता संभव नहीं है। अतः अध्ययन को की विश्वसनीयता व शुद्धता के लिए संकलित तथ्यों को संकलित तथ्य यदि वो गुणात्मक प्रवृत्ति के हैं तो उन्हें संख्यात्मक या परिमाणात्मक रूप में परिवर्तित करके सांख्यिकी विश्लेषण आवश्यक है। सांख्यिकी विश्लेषण से ऐसा अंक या मान पता लगाना आसान हो जाता है जो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व कर सके। जब हम सांख्यिकी विश्लेषण करेंगे, गुणात्मक जो तथ्य हैं उनको हम संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित कर देंगे, तो ऐसे मान का पता लगाना जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करे, सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करे, वो आसान हो जाता है। क्योंकि शोधकर्ता ने जिन मूल्यों का संकलन किया है उनके मूल्य अलग अलग होते हैं जिन तथ्यों का संकलन किया है। फिर भी उन आंकड़ों में से ऐसे मूल्य, योग्यता या अंक का पता लगाया जा सकता है जो कि सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कर सके। यही मूल्य, यही मान या योग्यता माध्य प्रवृत्ति कहलाती है, सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होगी? ऐसा मूल्य या ऐसा मान या ऐसी योग्यता ज्ञात करना जो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता हो। इसे एक उदाहरण द्वारा भी निम्न तरीके से समझ सकते हैं। बीए द्वितीय वर्ष के 5 बच्चों ने परीक्षा में 60, 75, 55, 80 और 90 अंक प्राप्त किए। अब बाह्य तौर पर तो इन सभी के मूल्य अलग अलग हैं, सभी की योग्यताएं अलग अलग है, इसलिए अलग अलग अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। परंतु यदि इनका और
इनका और विश्लेषण करें हम और इनका औसत, यहाँ पर औसत लिखना था, औसत निकालें तो 72 आएगा। औसत कैसे निकालेंगे? इन सभी संख्याओं अंकों को आपस में जोड़ देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो इनका औसत 72 आएगा। अब इसी औसत को आधार मानकर अध्ययन के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये जो 72 है इसको हम केंद्र में मानेंगे और सभी मूल्यों का झुकाव है, इन मूल्यों का झुकाव 72 की तरफ होगा, तो इसीलिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाएगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह माप होता है जिसको सभी मूल्यों या मानों का जो झुकाव है वो उस मूल्य की तरफ होता है। अब इसी को आधार कैसे मानेंगे? भी 72 है, इससे कुछ तो इससे नीचे होंगे मूल्य, जैसे 60 हो गया, 55 हो गया, और कुछ मूल्य इससे ऊपर होंगे, तो इसी के आधार मानकर हम आगे बढ़ेंगे। अब कुछ मान औसत से कम और कुछ इससे अधिक होंगे। 72 पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला या केंद्र में स्थित है, तो इसे केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहेंगे। अतः साधारण अर्थ में केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ क्या होगा? केंद्र की ओर झुकाव, इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स सेंटर, केंद्र की ओर झुकाव। तो जिन मूल्यों केंद्र का यहाँ पर क्या हुआ, जो हमने मान निकाला है उस मान की तरफ यदि झुकाव है तो उसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहेंगे। वह मूल्य जो हमें समूह की योग्यता को संक्षिप्त रूप में एक अंक में बता दे। जैसे पूरी ये संख्या श्रृंखला थी, इसकी योग्यता क्या बता दी? भी इसका औसत 72 है, तो वह मूल्य जो हमें समूह की योग्यता को संक्षिप्त रूप में एक अंक में बता दे वही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हम किसे कहेंगे? पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अंक ही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाएगा, या हम यूं के केंद्र की ओर झुकावी केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। प्रवृत्ति का मतलब उसकी कैसी नेचर है? केंद्र की तरफ झुकाव वाली। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक आदि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं, जिनका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बहुलक या मोड के बारे में पढ़ेंगे और इसकी गणना की विधियां हैं वो हमने इस एक वीडियो में पहले इसको बता रखा है, भी इसको गणना कैसे की जाती है और उनकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो क्वेश्चन गणना की विधियों का भी पूछा जा सकता है, इसके गुण और दोषों का भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन हम आपको सेल्फ असेसमेंट कॉलम में डाल देंगे। अब भूयष्टक के बारे में हम जानते हैं। भूयष्टक का मतलब ये होता है जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे। बहुलक, इसको यदि हम ये मान लें अलग अलग, बहु का मतलब ज़्यादा, लुक का मतलब देखना, जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो, वही मान बहुलक कहलाएगा, वही केंद्रीय प्रवृत्ति का माध्य या केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहलाएगा। किसी भी श्रेणी का मतलब श्रृंखला में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या या वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, बहुलक, और इसका एक नाम भूयष्टिक भी है कहलाता है। बहुलक बहुत ही प्रचलित केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। प्रचलित कैसे? क्योंकि हम दैनिक जीवन में इसका बहुत प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे हम ये कहते हैं आजकल कौन सा फैशन है, महिलाओं में किस तरह के कपड़ों का फैशन है, कौन से सूट के ज़्यादा कपड़े पहने जाते हैं, या फिर बॉय जब वो किस तरह की कटिंग करवाना पसंद करते हैं, वो किस तरह का हेयर स्टाइल रखना पसंद करते हैं। तो ये जो सबसे ज़्यादा से जूतों के अंदर यदि हम लें तो सबसे ज़्यादा जूते किस नाप के बनाए जाते हैं? 8 या 9 नंबर के। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा है वही केंद्रीय प्रवृत्ति का मोड, मान या बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक का हम दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आजकल ज़्यादा कौन से कॉस्मेटिक का प्रयोग किया जा रहा है, कौन से खाना खाने में कौन से आइटम्स का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, घर के अंदर एक व्यक्ति को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है और वो सबसे ज़्यादा है, वही बहुलक कहलाएगा बस। तो इस दैनिक जीवन में सर्वाधिक प्रयोग होता है, इसलिए लोकप्रिय भी है। इस ज्ञान पदमाला को देखते ही हो जाता है, और इसकी खास बात ये, बहुलक हम जो श्रृंखला है उसको देखकर ही बता देंगे। जैसे एक जगह पर मान लो 4 लड़के हैं और 12 लड़कियां हैं, तो उसमें हमें देखता ही पता चल जाएगा बहुलक मान क्या है, जो ज़्यादा है वही बहुलक है। जैसे समाजशास्त्र में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः 70, 80, 85, 70, 55, 80, 88, 80, 90 और 92 और 80 है। इनमें से सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे ज़्यादा बार कौन सा है? 80 आया है, तो 4 बार आया है, तो यही बहुलक होगा। इसका मतलब किसी भी श्रृंखला में जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, किसी पदमाला में जिस मूल्य की, जिस मान की, जिस योग्यता की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, वही बहुलक या भूयष्टक या मोड
कहलाएगा। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले इन जो संख्याएं दी गई है इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, ताकि कोई संख्या छूट ना जाए, किसी तरह की कोई गलती ना हो। अब बहुलक की परिभाषाएं। बहुलक को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। गिलफोर्ड क्या कहते हैं, बहुलक माप के पैमाने पर वह बिंदु है जहाँ की एक वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरी जो श्रृंखला है उस श्रृंखला में वह बिंदु जहाँ पर कोई भी संख्या उसकी सर्वाधिक आवृत्ति है। जैसे इसमें सर्वाधिक आवृत्ति क्या थी, इसमें सर्वाधिक आवृत्ति थी 80। तो ये 80 80 बहुलक माप के पैमाने पर, इसका मतलब ये माप का जो पैमाना था हमारा, इस पैमाने में एक वितरण, एक मूल्य था जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा थी, वही बहुलक कहलाएगा। इसके पश्चात हम कीने व कीपिंग के अनुसार, कीने व कीपिंग क्या कहते हैं, बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो समंकमाला, समंकमाला का मतलब जो श्रृंखला दी गई 80 40 50 इस हिसाब से में सबसे अधिक बार आता हो, अर्थात जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो। कीने व कीपिंग ने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन इसकी दी है बहुलक की, भी किसी भी श्रृंखला में जो मूल्य सबसे अधिक बार आता हो या जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो वही बहुलक कहलाता है। बहुलक के निर्माता जीजेक के अनुसार बहुलक वह मूल्य है जो पदों की श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आएगा श्रृंखला में पदों की श्रेणी में वह बहुलक कहलाएगा, तथा जिसके चारों ओर सबसे अधिक घनत्वों में पदों का वितरण रहता है। तो ये बात कही है बहुलक के निर्माता जीजेक ने। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बहुलक वह मान या मूल्य होता है जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है, अर्थात अधिकतम प्रयोगी बहुलक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। अब बहुलक ज्ञात करें। देखो इस ये जो सीरीज दे रखी है इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ तक लेते हैं एक बार 10 तक। तो इसको पहले हम किस क्रम में, आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में लिख सकते हो, जैसे हमने इसको आरोही क्रम में लिखा है। अब आरोही क्रम में जब हमने लिखा तो हमें पता चला भी 6 तो 3 बार आया है, 7 4 बार आया है, 8 2 बार आया है, 9 1 बार और 10 1 बार। इसका मतलब इस सीरीज़ का बहुलक क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा 4 है। तो इसमें हमें देखते ही पता लग गया भी सबसे ज़्यादा बार कौन सा है। तो बहुलक की खास बात यह है कि यह देखते ही पता लग जाता है, सरल है और ये छोटे बड़े पर आधारित नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे छोटा बहुलक है वो सबसे छोटी संख्या भी हो सकती है। क्योंकि 6 मान लो 5 बार आ जाता तो इसमें बहुलक क्या हो जाता, 6 हो जाता। तो इसमें बहुलक में छोटी या बड़ी संख्या नहीं देखी जाती, इसमें सिर्फ आवृत्ति देखी जाती है भी सबसे अधिक बार आवृत्ति किसकी हुई है। अब देखिए दो या दो से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं एक साथ में, एक से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं। जैसे इसी में यदि हम एक 6 ऊपर वाली जो संख्या है इसमें एक 6 और जोड़ दें तो यहाँ पर 6 की आवृत्ति भी 4 है और 7 की आवृत्ति भी 4 है। तो यहाँ पर बहुलक क्या होगा, 6 और 7 होगा, मतलब 2 बहुलक आ गए। तो इसके दोष में भी हम लिख सकते हैं भी इसमें भ्रम पैदा भी हो सकता है। दूसरा, यदि 2 बहुलक आ जाते हैं एक साथ तो उसका निश्चित मान निकालना भी, एक निश्चित मान निकालना भी संभव नहीं हो पाता है, इसे शोधकर्ता भटक भी सकता है। तो बहुलक का मतलब बहुल मान निकालना बहुत सरल है, सिंपल है, देखते ही पता लग जाता है और अधिकतम मूल्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे ये 7 है, अधिकतम का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार है 7, इनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये अधिकतम मूल्यों का प्रतिनिधित्व भी करता है। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड, बहुलक की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है अधिकतम आवृत्ति वाला मूल्य। तो बहुलक है वो सबसे अधिक आवृत्ति वाला मूल्य होगा। पद श्रृंखला में जो सीरीज दी गई है उसमें जो अंक सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। एक से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं यदि जो मूल्य हैं, जो मान है उसकी आवृत्ति बराबर हो जाती है, अधिकतम मूल्यों की आवृत्ति बराबर हो जाती है तो मान है वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। बहुलता का सूचक जो बहुलक है उसकी एक विशेषता ये है कि हमेशा अधिकतम आवृत्ति वाले या बहुलता वाले अंक या मान का प्रदर्शन करता है, उसी का यहाँ पर दिखाया जाता है। सरलता, बहुलक को निकालना बहुत सरल है, इसे देखकर भी पता लगाया जा सकता है भी जो सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक कहलाएगा। आवृत्ति पर निर्भर, बहुलक है वो पूरी तरह से आवृत्ति पर निर्भर है, जिसकी आवृत्ति, जिस मान की आवृत्ति, जिस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक है, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा है वही संख्या बहुलक कहलाएगी। सबसे छोटे पद मूल्य भी बहुलक हो सकते हैं, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुलक है वो सबसे बड़ा मूल्य होगा या बीच का होगा,
सबसे छोटा या सबसे बड़ा या बीच का कोई भी संख्या हो सकती है, क्योंकि यह तो आवृत्ति पर निर्भर है, और जिस मूल्य या अंक की आवृत्ति ज़्यादा होगी वही बहुलक कहलाएगा। तो सबसे छोटा पद मूल्य है और उसकी यदि आवृत्ति सबसे ज़्यादा है तो वो भी बहुलक हो सकता है। क्रमबद्धता बहुलक की एक विशेषता यह है कि इसको ज्ञात करने के लिए इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ता है। अधिकतम या सभी पदों पर आधारित बहुलक है वो इसकी विशेषता ये भी, ये सभी पदों पर आधारित होता है, क्योंकि इसमें जो श्रृंखला है उसके सभी पदों को देखा जाता है भी सबसे अधिक बार कौन सा है, और उसी के आधार पर बहुलक का निर्धारण किया जाता है। गुणात्मक तथ्यों के लिए उपयोगी ऐसे तथ्य जिनको संख्यात्मक रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता या जिनकी प्रवृत्ति गुणात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, उन तथ्यों का भी उन तथ्यों के विश्लेषण में भी जो ये बहुलक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। केंद्रीय परिवर्ती के माप बहुलक के मेरिट या गुण, इसके गुण क्या क्या है। तो इसके गुण में देखते हैं सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मान। बहुलक का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि यह पूरी जो सीरीज है, जो पदमाला है, उसमें सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला मान होता है। इसका मतलब जो सर्वाधिक बार आया, जैसे हमने एग्जाम्पल में 7 लिया था तो वो 4 बार आया था, वो सर्वाधिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। सरल व लोकप्रिय एक बहुलक का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि बहुत ही सिंपल है, सरल है, निरीक्षण के द्वारा ही देखते ही इसका पता लगाया जा सकता है। और लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि इसका दैनिक जीवन में हम बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे आप अपने ऊपर लेंगे तो मुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? गोलगप्पे, समोसे, छोले भटूरे, इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है आपको? तो वो आपका बहुलक होगा। इसी तरह से एक जो व्यापारी है उसको वो देखता है भी समाज में किस वस्तु की सबसे ज़्यादा मांग है, तो उसके लिए वो क्या होगा? वो बहुलक होगा। तो बहुलक का मतलब ये लोकप्रिय भी है क्योंकि हम दैनिक जीवन में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, सिंपल भी है। सीमांत मूल्यों का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संख्या छोटी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें तो केवल आवृत्ति देखी जाती है और जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है वो बहुलक कहलाएगा। ग्राफिक प्रस्तुतिकरण बहुलक में एक इसकी गुण ये भी है कि इसमें तथ्यों को चित्रों या ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिससे यह रोचक भी बनता है और देखने वाले को आसानी से समझ में भी आ जाता है। जैसे यहाँ पर हम इस तरह से ग्राफ बने हुए आपने देखे होंगे। इसमें जो सबसे ऊंची आपको इमारत दिखाई देगी, इसका मतलब वो क्या होगा? बहुलक होगा। तो इसमें जो बहुलक है उसको ग्राफिक चित्रण द्वारा भी दिखाया जा सकता है, जो कि सभी के लिए समझना भी आसान होता है और रुचिकर भी रहता है। शीघ्रतम गणना बहुलक की एक महत्वपूर्ण गुण इसका ये है, क्या लाभ ये है कि इसमें समय की बचत भी होती है, क्योंकि शोध करता है वो किसी भी श्रृंखला को, डाटा को या संख्याओं को देखकर आसानी से पता लगा लेता है कि उसमें बहुलक कौन सा है। तो जल्दी शीघ्रता से गणना होने के कारण इससे शोधकर्ता के मेहनत और उसके समय दोनों की बचत होती है। स्वाभाविकता जो बहुलक है इसकी एक गुण इसकी स्वाभाविकता भी है, और क्योंकि बहुलक है वो स्वाभाविक और सामान्य प्रकार का होता है, मतलब ये नेचुरल होता है जिसको हम देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी कारण प्रोफेसर बाग ने क्या कहा था कि बुयस्टिक स्वाभाविक रूप से समकों का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे उसका अर्थ सरलता से समझा जा सके। इसका मतलब आंकड़ों को उनको स्वाभाविक रूप में रखता है जिसे देखते ही पता लग जाता है कि बहुलक कौन सा है। गुणात्मक तथ्यों के विश्लेषण में उपयोगी महत्वपूर्ण गुण इसका ये है कि इसमें गुणात्मक तथ्यों का विश्लेषण भी किया जा सकता है, और गुणात्मक तथ्यों का विश्लेषण सटीकता के साथ और आसानी से कम समय में शीघ्रता के साथ किया जा सकता है। पदमाला का महत्वपूर्ण मान जो बहुलक है ये पदमाला का एक महत्वपूर्ण मान है, होता है केंद्रीय मान होता है। बाकी सभी मान इसी के ऊपर आधारित होते हैं, इसी को आधार मानकर अन्य जो श्रेणी है उसका अध्ययन किया जाता है। उत्पादन के कारक कारण निर्धारण में उपयोगी, ये उत्पादन के क्षेत्र का निर्धारण भी करता है। उत्पादन के क्षेत्र के कारण या आकार, यहाँ पर आकार लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उत्पादन के आकार निर्धारण में उपयोगी, आकार का मतलब हो गया वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए। तो इसमें जो मालिक है, उत्पादन करता है, वो ये देखते हैं भी किस वस्तु की सबसे ज़्यादा मांग है, तो जो सबसे ज़्यादा मांग होगी वो बहुलक कहलाएगा और उसी के आधार पर उत्पादन का निर्धारण किया जाएगा। जिस वस्तु की ज़्यादा मांग होगी उसका उत्पादन ज़्यादा किया जाएगा और जिस वस्तु की कम मांग होगी उसका जो
उत्पादन है वो कम किया जाएगा। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल पहले ही बताया था कि जो जूते बनाने वाली फैक्ट्री है वो सबसे ज़्यादा जूते 8 या 9 नंबर के बनाती है, क्योंकि 8 या 9 नंबर के जूतों की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। ये लगभग ज़्यादातर लोगों को फिट बैठते हैं, तो इसीलिए इसी नंबर के जूते हैं वो सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, उत्पादन के कारण निर्धारण में जो मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके पश्चात इसके दोष के बारे में पढ़ेंगे, डिमेरिट्स या इसके दोष कौन कौन से हैं। तो सभी पदों का प्रतिनिधित्व नहीं, इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि यह सभी पदों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसका मतलब क्या होता है कि बहुलक में केवल उन्हीं पदों को महत्व दिया जाता है जिनकी आवृत्ति सबसे अधिक है, और जिनकी आवृत्ति सबसे अधिक नहीं है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बहुलक निकालना एक जटिल कार्य भी है। ये उस कार्य में और उस स्थिति में और भी जटिल हो जाता है जब बहुलक 2 या 2 से अधिक हो, या 2 या 2 से अधिक मूल्यों की आवृत्ति बराबर हो जाए। भ्रमात्मक, वैसे बहुलक का कार्य या जो सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है उसका कार्य कि संख्या का पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी एक अंक को निर्धारित करना है जिससे शोधकर्ता को शोध कार्य में आसानी हो। परंतु 2 या 2 से अधिक बहुलक होने के कारण शोधकर्ता किसी निश्चित माप को नहीं निकाल सकता, जिससे जो बहुलक है वो शोधकर्ता को राह दिखाने के बजाय, उसकी मदद करने की बजाय, वो उसे अपने शोध कार्य से भटका भी सकता है, भ्रमित भी कर सकता है। शोध कार्य का एक दोष यह है कि इसमें सीमांत पदों का कोई महत्व नहीं है। छोटी या बड़ी संख्या उसका इसमें कोई महत्व नहीं दिया जाता, इसमें सिर्फ आवृत्ति देखी जाती है, और जिसकी अधिक आवृत्ति है वही बहुलक कहलाता है। तो सीमांत पद है, सीमांत मूल्य हैं, सबसे छोटे या सबसे बड़े मूल्य हैं, उनको इसमें कोई महत्व नहीं दिया जाता। पदों को क्रमानुसार रखना आवश्यक है। एक इसका दोष ये भी है कि जब बहुलक ज्ञात किया जाता है तो उसको आरोही या अवरोही क्रम में रखना जरूरी है। यदि आरोही या अवरोही क्रम में हम इसको नहीं रखेंगे तो इसमें गलती होने की संभावना काफ़ी रहती है। अब इसकी क्वेश्चन की पूरी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर आपको दी है। ये स्लाइड हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये जो स्लाइड है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की, इस स्लाइड को यहाँ तक हम सभी क्वेश्चन में लिखेंगे। कौन कौन से में? इसमें जैसे एक तो आपने अभी किया है भूयष्टक या बहुलक का गुण दोष और उसके विशेषताओं वाले में, और दूसरा इसी क्वेश्चन को हम, इसी स्लाइड को हम माध्य और माध्यिका के विशेषताएं गुण दोष अर्थ में भी हम इसको लेंगे। इसके साथ साथ इनमें से किसी भी विधियों, जो माध्य, माध्यिका या बहुलक है, किसी की गणना की विधियां यदि पूछ ली जाती है तो उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। और गणना की विधियां, तीनों की गणना की विधियां, माध्य, माध्यिका और बहुलक है, वो कैसे निकाले जाते हैं और इनकी कौन कौन सी विधियां हैं, ये हमने आपको इससे पहले अलग वीडियो में बता दी थी। बहुलक या भूयष्टक की परिभाषाएं भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके पश्चात इसकी विशेषताएं आती हैं। विशेषताओं के अंदर हम लेंगे अधिकतम आवृत्ति वाला मूल्य। तो बहुलक की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि श्रेणी में अधिकतम आवृत्ति वाला मूल्य होता है। एक से अधिक बहुलक, किसी भी श्रेणी में एक से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं, क्योंकि दो अधिकतम मूल्यों की आवृत्ति यदि बराबर है तो दो बहुलक हो जाएंगे। बहुलता की मात्रा का सूचक, बहुलक मूल्य श्रेणी में बहुलता को प्रदर्शित करता है। बहुलता का मतलब अधिकतम जो आवृत्ति है उसी को प्रदर्शित करेगा। इसके पश्चात है बहुलक की गणना काफ़ी सरल है, इसे देखकर ही ज्ञात किया जा सकता है। निरीक्षण के द्वारा इसका जो मूल्य पता है वो लगाया जा सकता है। आवृत्ति पर निर्भर बहुलक आवृत्ति पर निर्भर होता है। जिस मूल्य की आवृत्ति श्रेणी में सबसे अधिक है वही बहुलक कहलाएगा। सबसे छोटा पद मूल्य भी हो सकता है। बहुलक की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह श्रेणी का सबसे छोटा मूल्य भी हो सकता है, क्योंकि यह छोटे बड़े मूल्य पर आधारित न होकर बारंबारता या आवृत्ति पर निर्भर होता है। क्रमबद्धता, बहुलक का मान निकालना क्रमबद्धता पर आधारित होता है। क्रमबद्धता का तात्पर्य यह है कि इसको निकालने के लिए या तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे श्रेणी को, श्रेणी के सभी मूल्यों को, या अवरोही क्रम में लिखेंगे। सभी पदों पर आधारित, बहुलक पदमाला के सभी पदों पर आधारित होता है, अतः उस पर पदमाला के सबसे बड़े और सबसे छोटे मूल्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुणात्मक तथ्यों के लिए प्रयोग, बहुलक मूल्य ही ऐसा मूल्य है जिनका प्रयोग गुणात्मक तथ्यों के लिए भी किया जा सकता है। बहुलक के गुण, बहुलक निकालना बहुत ही सरल है तथा यह गुणात्मक तथ्यों के विश्लेषण में काफ़ी उपयोगी है। इसी आधार पर बहुलक के गुणों का वर्णन इस प्रकार है। सर्वाधिक
प्रतिनिधित्वमान बहुलक का सर्वप्रथम गुण यह है कि यह पदमाला का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला मूल्य होता है, क्योंकि बहुलक वही मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक मूल्यों को प्रतिनिधित्व करना वाला होगा। सरल व लोकप्रिय बहुलक का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसको ज्ञात करना और समझना बहुत सरल है। दैनिक जीवन में हम इसका बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल कौन सा पहनावा या फैशन सबसे ज़्यादा है, खाने पीने में लोग क्या पसंद करते हैं, आदि आदि। सीमांत मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं, बहुलक सबसे अधिक आवृत्ति वाला मान होता है। इस गणना में सीमांत मूल्यों का या न्यूनतम या अधिकतम मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें केवल आवृत्तियां देखी जाती है। इसके पश्चात इसका अगला जो इसकी महत्व है वो है ग्राफिक प्रस्तुतिकरण। बहुलक का निर्धारण आवृत्तियों के मूल्यों के आधार पर रेखा चित्र या ग्राफ बनाकर भी किया जा सकता है। शीघ्रतम गणना बहुलक की गणना आसानी से निरीक्षण द्वारा ही सरलता से की जा सकती है, क्योंकि देखकर ही इसमें पता लगाया जा सकता है। स्वाभाविकता, बहुलक स्वाभाविक व सामान्य होता है। इसी कारण प्रोफेसर बाग ने भी कहा है, बुयस्टिक स्वाभाविक रूप से समकों का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे उसका अर्थ सरलता से समझा जा सकते हैं। गुणात्मक तथ्यों के विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण और उपयोगी है। पदमाला का महत्वपूर्ण माप, पदमाला में अनेक मूल्य होते हैं, बहुलक उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही मान होता है जो अधिकतम मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्पादन के आकार के निर्धारण में सहयोगी, बड़े पैमाने के उत्पादन करने वाले उत्पादकों के लिए बहुलक अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुलक के आधार पर वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा तय की जाती है। बहुलक के दोष, बहुलक में सरलता, अधिकतम प्रतिनिधित्व, लोकप्रियता आदि महत्वपूर्ण गुणों का समावेशन है, परंतु इसके साथ साथ इसकी सीमाएं भी है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं। बहुलक का सबसे बड़ा दोष यह है कि बहुलक के द्वारा बीजगणितीय विवेचना नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी गणना आवृत्तियों के आधार पर की जाती है, सभी पदों का प्रतिनिधित्व नहीं। बहुलक पदमाला के सभी पदों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि यह तो केवल उन्हीं पदों का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। जटिल कार्य बहुलक ज्ञात करना और निश्चित करना एक निश्चित मान ज्ञात करना कभी कभी बहुत जटिल हो जाता है, विशेषकर उस स्थिति में जब पदमाला में एक से अधिक बहुलक हों। भ्रमात्मक, जब पदमाला के दो या दो से अधिक बहुलक होते हैं तो उस स्थिति में बहुलक शोधकर्ता की सहायता करने की बजाय उसे शोध कार्य से भटका देते हैं, क्योंकि अधिक बहुलक शोधकर्ता को भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि वो दो या दो से अधिक मूल्यों पर आधारित हो जाते हैं, जबकि केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए एक ऐसा मूल्य होना चाहिए जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर सके। सीमांत पदों को कोई महत्व नहीं। बहुलक का एक दोष यह भी है कि इसमें सीमांत मूल्यों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, इसमें तो केवल अधिकतम आवृत्ति वाले मूल्यों का महत्व होता है। पदों को क्रमानुसार रखना, भूयष्टक ज्ञात करने के लिए पदों को आरोही या अवरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करना आवश्यक है। इसके अभाव में बहुलक ज्ञात नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि बहुलक सरल, बोधगम्य व लोकप्रिय माध्य है जो अधिकतम पदों का प्रतिनिधित्व है, परंतु इसके साथ साथ यदि एक पदमाला में एक से अधिक बहुलक मान हो तो इसका निश्चित मान ज्ञात करना जटिल भी हो जाता है, तथा ऐसी अवस्था में न्यूनतम व अधिकतम मूल्यों की तरफ कोई ध्यान नहीं देने के कारण यह संपूर्ण पदमाला का प्रतिनिधित्व भी नहीं करता। अब सेल्फ असेसमेंट सेशन, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुलक से आप बहुलक किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बहुलक की कोई 2 विशेषताएं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बहुलक किसे कहते हैं, इसकी गुण व दोष व विशेषताएं बताइए, या फिर बहुलक किसे कहते हैं, इसके गुण दोष बताइए, या बहुलक किसे कहते हैं, इसके विशेषताओं को वर्णन कीजिए। ये 16 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुलक क्या है, इसे ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो इन बहुलक के ज्ञात करने की विधियाँ हम एक अलग वीडियो में आपको बता चुके हैं, और बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, कौन कौन सी विधियाँ हैं, वो सब हमने उसमें बता दिया है, तो आप वहाँ से वो हल कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन हल करना आ जाए, बहुलक कैसे निकालना है, उसके तरीके भी उन वीडियो वाले में बताए हुए हैं, तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं। और आप यहाँ पर ऊपर दिए गए लिंक से इसकी PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने इसकी PDF डाल रखी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।